नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये कहानी है सर्वाइवल और स्ट्रैटेजी की। आज हम ये जानेंगे कि मध्यकालीन भारत के उस उथल-पुथल भरे दौर में आखिर कुछ हिंदू शिक्षा केंद्र कैसे बचे रह गए। तो चलिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। हमें अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि मध्यकाल में सब कुछ नष्ट कर दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर वाकई ऐसा होता तो हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपराएं आज हमारे बीच कैसे मौजूद होती? यही वो सवाल है जो आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है। और इसका जवाब बहुत सीधा है। सच तो ये है कि कुछ केंद्र कभी नष्ट हुए ही नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जिंदा रहने के लिए हर तरीका अपनाया। वो लड़े, समय के साथ खुद को ढाला, ज्ञान को छिपाया और अपनी रणनीति में लगातार बदलाव किए। तो ये कोई पैसिव विक्टिमहुड की कहानी नहीं, बल्कि एक्टिव रेजिस्टेंस की कहानी है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास को एक बैलेंस्ड नजरिए से देखना होगा, जहां विनाश के साथ साथ प्रतिरोध की सच्चाई भी शामिल हो। तो देखिए, इतिहास के दो पहलू हैं। एक तरफ की कहानी हम सब जानते हैं, औरंगजेब का शासनकाल, काशी और मथुरा में मंदिरों का विध्वंस, जजिया कर जैसे कदम, ये सब एक सच्चाई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जो अक्सर छूट जाता है, कि मुगल सत्ता हर जगह, खासकर लोकल लेवल पर, उतनी मजबूत नहीं थी। असल में तो हिंदू राजा, मठ और समाज ही शिक्षा के असली रक्षक बने। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं मिथिला से। ये एक ऐसी जगह थी जिसने हमें सिखाया कि ज्ञान को बचाने के लिए उसे बड़ी बड़ी दीवारों में कैद करना जरूरी नहीं है। तो मिथिला को नष्ट करना लगभग नामुमकिन क्यों था? जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इसकी वजह थी इसका अनोखा स्ट्रक्चर। वहां कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या राजधानी नहीं थी जिस पर हमला किया जा सके। ज्ञान घरों में चलने वाले छोटे छोटे गुरुकुलों में, जिन्हें टोल कहते थे, उनमें बटा हुआ था। शिक्षा मौखिक परंपरा और समाज से मिलने वाले अनुदान पर चलती थी। मिथिला इसलिए नहीं जली क्योंकि वहां ज्ञान कोई इमारत नहीं था, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह था। अब मिथिला से चलते हैं बंगाल के नादिया यानी नवद्वीप की ओर। यहाँ ज्ञान को बचाने के लिए एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई गई। भक्ति के आंदोलन को एक ढाल बना लिया गया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के हमले के बाद यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम तो ढह गया, लेकिन ज्ञान की धारा रुकी नहीं। 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन ने एक सुरक्षा कवच तैयार किया। इस आंदोलन की आड़ में न्याय, व्याकरण और दर्शन जैसी मुश्किल विधाओं को बचाकर रखा गया। रणनीति साफ थी, दर्शन को भक्ति के लिबास में छिपा दो। अब बात करते हैं काशी की। और काशी की कहानी सिर्फ बचने की नहीं, बल्कि बार बार नष्ट होने के बाद फीनिक्स की तरह राख से फिर जी उठने की है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1194 में ऐबक का हमला, फिर 1669 में औरंगजेब द्वारा विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस। ये काशी के इतिहास के बहुत काले अध्याय थे। लेकिन फिर देखिए, 1780 में मराठा संरक्षण में अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को फिर से बनवाया। ये उसकी कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि इतने हमलों के बाद भी काशी बची कैसे? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, ये कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं थी, इसलिए ये सीधा मिलिट्री टारगेट नहीं बनी। दूसरा, शिक्षा मंदिरों से निकलकर घाटों, आश्रमों और घरों में शिफ्ट हो गई, एक तरह की मोबाइल यूनिवर्सिटी बन गई। और तीसरा, मराठों का मजबूत सपोर्ट, जिसने इसके पुनर्जन्म में सबसे अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ से टेक अवे ये है कि मंदिर टूटे, लेकिन गुरुकुल नहीं। चलिए अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, जहां मुगल प्रभाव बहुत कम था। इसलिए यहाँ ज्ञान को बचाने की रणनीतियां भी अलग थीं। यहाँ का फोकस संरक्षण और संगठन पर था। सबसे पहले देखते हैं तंजावुर को, जहाँ शाही संरक्षण ही ज्ञान को बचाने की सबसे बड़ी कुंजी बना। तंजावुर सीधे मुगल शासन से बचा रहा। यहाँ पहले नायक वंश और फिर मराठा शासकों ने ज्ञान को पूरा संरक्षण दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 16वीं सदी में बनी सरस्वती महल लाइब्रेरी, जो आज भी उस दौर की बौद्धिक समृद्धि की गवाह है। हमारा अगला पड़ाव है कांची, जहाँ एक बहुत पुरानी और संगठित मठ परंपरा ने ज्ञान के लिए एक ढाल का काम किया। कांची की असली ताकत थी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित कांची कामकोटि पीठ। ये मठ सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि एक संगठनात्मक किला था।
यहाँ अद्वैत वेदांत और मीमांसा जैसे विषयों की पढ़ाई बिना किसी रोक-टोक के चलती रही। तो यहाँ से सबक साफ है, जहाँ मठ जैसी संस्थाएं मजबूत थीं, वहाँ बाहरी हमलों का असर अपने आप कम हो गया। हमारी आखिरी केस स्टडी है श्री रंगम, जिसकी कहानी सक्रिय प्रतिरोध और रणनीतिक रूप से पीछे हटने की एक अद्भुत मिसाल है। 1311 में जब मलिक काफूर ने हमला किया तो श्रीरंगम की वैष्णव परंपरा ने एक अविश्वसनीय बचाव अभियान चलाया। उन्होंने अपनी पवित्र मूर्तियों और ग्रंथों को बचाने के लिए उन्हें छिपाया और शहर से बाहर भेज दिया। इस मामले में पलायन करना कायरता नहीं, बल्कि प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन गया। इन अलग अलग केंद्रों की कहानियों को देखने के बाद अब उन कॉमन तरीकों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल पूरे भारत में ज्ञान को बचाने के लिए किया गया। ये एक तरह का गुप्त नेटवर्क था। ये नेटवर्क 3 स्तरों पर काम करता था। पहला, पांडुलिपियों को मिट्टी के घड़ों और मठों के तहखानों में छिपाया गया। दूसरा, विद्वानों ने उत्तर से दक्षिण और शहरों से गांवों की ओर पलायन किया ताकि ज्ञान उनके साथ सुरक्षित रहे। और तीसरा, हमारी मौखिक परंपरा की जबरदस्त ताकत, जिसने वेदों जैसे ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ करके जिंदा रखा। तो इन सभी सबूतों को जब हम एक साथ रखते हैं, तब जाके हमें इतिहास की पूरी और संतुलित सच्चाई समझ आती है। तो आखिर में निष्कर्ष ये है कि ये दोनों ही बातें अधूरी हैं। ये कहना कि कुछ भी नहीं टूटा, ये सरासर गलत है, और ये कहना भी उतना ही गलत है कि सब कुछ खत्म हो गया। पूरी सच्चाई ये है कि भारतीय शिक्षा इसलिए बची क्योंकि समाज ने अपनी जिम्मेदारी समझी। राजा ढाल बनकर आगे आए, मठ किले बन गए और विद्वानों ने योद्धाओं की तरह ज्ञान की रक्षा की। तो अंत में ये कहानी हार की नहीं है, ये उस बुद्धिमता की जीत की कहानी है जिसने सबसे मुश्किल समय में भी ज्ञान के दीपक को बुझने नहीं दिया।